तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कहाँ तक, आई थिंक कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के मैक्सिमम पार्ट्स शायद ओरे वगैरह सब डिस्कस कर लिया था हमको। आज थर्ड स्टेप उसके पढ़ना, रिफाइनमेंट के बारे में डिस्कस करना था। हाँ बिल्कुल बता देते हैं। ओके। हाँ इसमें बताओ कहाँ से यहाँ से स्टार्ट करना है फिर से। और इस इस पॉइंट से रिवाइज करना है या इसके आगे से। यही से चलो ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सीधा सीधा यहाँ से। ठीक है। तो ध्यान दो। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले अकरेंस ऑफ द मेटल। ये स्टार्ट क्या करने वाले हैं, हम एक बार पढ़ चुके हैं इसको और फिर से दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। तो अकरेंस ऑफ द मेटल, अकरेंस ऑफ द मेटल में दो कैटेगरी को रखी गई, पहला मिनरल्स है, दूसरा ओरेस है। अब मिनरल क्या है, ओरेस क्या है। मिनरल हमने डिस्कस किया था कि मिनरल्स क्या, द एलिमेंट और द कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो हमको नेचुरली मिलता है कोई जो भी चीजें। क्या हो रहा है भाई, आप लोग का डिस्प्ले लैग कर रहा था क्या। आप लोग का डिस्प्ले थोड़ा बहुत लैग कर रहा था क्या। आई थिंक मेरी तरफ से शो हो रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है अगर नहीं लैग किया तो। ठीक है चलिए। अच्छा, एडिशनल विंडो ओपन हो गया इस वजह से कर रहा था। चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। डिस्कस क्या क्या, मिनरल्स क्या है। मिनरल्स द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। दैट मीन्स अर्थ क्रस्ट में जो भी चीजें हमको नेचुरली, जो भी मिनरल्स हमको क्या हो रहे हैं, नेचुरली मिल रहे हैं, नेचुरल हमको मिल जा रहे हैं आसानी से, वो उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। बट इन्हीं मिनरल्स का अलॉट ऑफ कलेक्शन जहाँ पे हो जाए, जहाँ पे मिनरल्स क्या हो इकट्ठी मात्रा में हो जाए, एक जगह पे स्टोर्ड मिले, या फिर बोला जाए बहुत सारे मिनरल्स जो हैं, पर्टिकुलर मिनरल्स भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कई चीजें मिक्स्ड हो। बट क्या है, अगर हम उनको रिसीव करें या वहां से निकालें, तो उसमें हमारा बेनिफिट हो, मतलब प्रॉफिटेबल हो उनका रिसीव करना, उनका वहां पे डिप करना, निकालना। तो उनको भी, उनको हम क्या बोलते हैं, ओरेज बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मिनरल्स ऐसे न्यूट्रल सॉरी नेचुरल के द्वारा जो मिलते हैं हमारे पास, ऐसे एलिमेंट जो हमको और नेचुरली अर्थ क्रस्ट में मिल जाते हैं, जमीन में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। और इन्हीं मिनरल्स का लॉट ऑफ कलेक्शन जो होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ओरेज बोलते हैं। और ये दो तरीके से हो सकते हैं, हो सकता है कि हाई परसेंटेज में एक जगह पे इकट्ठा हो, और ये ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल उसमें ग्रेडियंट, मल्टीपल एलिमेंट्स उसमें क्या हो, मिक्स हो रहे हो। बट इंपॉर्टेंट ये है कि उसको अगर हम निकालते हैं, उनको रिफाइन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, तो हमको प्रॉफिटेबल वहां पे पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि हमारा लॉस होगा। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बार ऐसे, अब मैं तो कंफर्म नहीं जानता, मैंने एक कहानी सुनी थी, कोई था, अपने यहाँ का ही था, उसने एक कोयले की खदान को खरीदा। अब क्या हुआ कि पूरे कोयले की खदान को खरीदने के चक्कर में उसको पता लगा इस जमीन पे, यहाँ पे कोयला, उसने जमीन को खरीदा और अपने पूरे प्रॉपर्टी को बेच के उसमें इन्वेस्ट कर दिया। उसको खोद खाद के निकालने के चक्कर में कोयला निकलेगा, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। वो डिग करते करते परेशान हुआ और नहीं मिला। दैट मीन्स उसको कोयला ही नहीं मिला। और बाद में किसी ने उस जमीन को, दूसरे ने खरीदा, और उसने थोड़ा सा और डिग किया, उसको बहुत अलॉट ऑफ कोयला मिल गया। बहरहाल हम, हमारी इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं है कि उसका लक खराब था उसका, हमारी मेन इंफॉर्मेशन ये है कि अब जिसने फर्स्ट टाइम बाय किया था, उसने जितना डिक किया, उसने प्रॉफिट के सेंस में किया था, बट उसका जो थॉट था वो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। तो ऐसा हम, ऐसा भी हमको नहीं करना है, डिक करना है कि जहां हमारी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड ना हो, एक्सट्रैक्ट ना हो पाए। तो ऐसी सिचुएशन को भी हम ओरे नहीं बोलते हैं। तो दैट मीन्स जहां तक उसने मिट्टी खोदा था वहां तक ओरे के कोई चांस नहीं थे। उसके बाद सेकंड टेकर ने, जिसने लिया, उसने बाई किया और उसने 10 फीट 100 फीट जितना भी डिग किया होगा, डिग करने पर उसको कोयला का एक लॉट ऑफ कलेक्शन मिल गया। तो उसके लिए क्या हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया। तो बहरहाल उस सेकेंडरी सेकेंडरी, हाँ बोलो, प्रॉफिटेबल हो गया। तो दैट मीन्स वो तो सेकेंडरी बात है, बट मेरा मेन बोलने का सेंस ये है कि मिनरल्स तो होते हैं अर्थ में, ऐसे जो नॉर्मल मिट्टी भी आप उठाओगे तो वहां पे भी मिनरल्स पाए जाते हैं। वहां पे आपको नाइट्रोजन्स मिल जाएंगे, आयरन मिल जाएंगे, एल्युमिनियम मिल जाएंगे, जिंक मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिट्टी में मिक्स रहती हैं। बट वो इलाट ऑफ कलेक्शन में जो होंगे उन्हीं को ओरे बोलेंगे। ओके।
अब ओरेज को हम क्या करते हैं अलग अलग कैटेगरी में। रीजन क्या है, ओरेज को मैंने बोला या तो पर्टिकुलर हाई परसेंटेज पे हो या फिर मिक्स्ड हो। तो जो हाई परसेंटेज में है तो उनको प्योरीफाई करना तो हमारे लिए आसान है कि भाई अलॉट ऑफ कलेक्शन में है तो उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होगी, उसको हम इधर उधर बहुत सारे मेथड है किसी न किसी निकाल। बट जो ओरेज है जिनमें हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके लिए हमारे पास मेथड्स हैं क्या, हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे मतलब रिफाइन करेंगे। तो आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द ओरे। ओरे से हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या खोजते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओरे। कंसंट्रेशन ऑफ ओरे का मतलब ओरे में कितना किसका कंसंट्रेशन है, कितना कौन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उसमें इन्वॉल्व होने के चांसेस क्या है, सबसे पहला वाला क्या है, मेटल विद द हाई रिलेटिविटी। तो कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो हाई रिलेटिविटी रिलेटिव होंगे, मेटल विद हाई रिलेटिविटी। ज्यादा हैवी नहीं चल रहा है भाई ये पेन आज, क्या हो गया इसको। अब सही है। तो मेटल विद द हाई रिलेटिविटी, कुछ तो ऐसे मेटल होंगे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होंगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो मीडियम रिएक्टिव होंगे, कुछ ऐसे मेटल होंगे जो क्या होंगे, लो रिएक्टिव होंगे। दैट मीन्स ऐसी सिचुएशन में अब हमारे पास थ्री टाइप की मेटल्स हो जाते हैं जो हाई रिएक्टिव के कैटेगरी में आएंगे, कुछ मीडियम रिएक्टिव की कैटेगरी में आएंगे, कुछ क्या होंगे, लो रिएक्टिव की कैटेगरी में आएंगे। अब इन तीनों के बारे में हमने आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया था रिएक्टिविटी सीरीज के नाम पे। क्लियर है। अब ध्यान देते हैं कि मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी को हम कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे नहीं। इनको मैक्सिमम ऑफ टाइम हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टेन ओरे के प्रोसेस के द्वारा हम इनको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। मतलब कुल मिला के बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हम इनको क्या करते हैं, बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं। मतलब इनके प्योर एलिमेंट, प्योर मेटल को हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। ठीक है, जो हाई रिएक्टिव होते हैं। रीजन क्या है, जो हाई रिएक्टिव होते हैं, जैसे किसी न किसी चीज से इनको रिएक्शन कराया जाता है, ये तुरंत क्या करते हैं, उससे रिएक्शन कर लेते हैं। तो रिएक्शन करने के बाद कुछ ना कुछ ये क्या बनाएंगे हमारा, जैसे कि क्रूड जैसा बिहेवियर बना लेंगे, क्रूड जैसा कुछ बना लेंगे, या फिर टोटल प्योर निकल जाएगा। मान लो किसी गैस के साथ रिएक्टेड है, तो उस गैस को हाई रिएक्टिव के साथ रिलेट कर दिया, गैस ने क्या किया, उसके साथ रिएक्शन कर लिया, इसको पूरा छोड़ दिया। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था CuSO4 है ना, CuSO4 के साथ अगर हम क्या करें, इसके पास हम F मिक्स कर दें तो क्या हो जाता है कि Fe मिक्स कर दें तो क्या बना देता, तो FeSO4 बना लेता था और Cu को अलग छोड़ देता था। अब देखो कॉपर तो प्योर छूट गया ना, तो कुछ ऐसा बिहेवियर हो जाएगा, कॉपर को यहाँ पे देखो प्योर छोड़ दे रहा था। तो इलेक्ट्रोलिसिस बिहेवियर में कुछ इस तरह से ब्रेक खुलेंगे ये लोग। हाँ बोलो। हाँ हाँ, बहरहाल अभी रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिया था, उसमें कौन कौन से मेटल हाई रिएक्टिव होते हैं, कौन से लो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। हाँ, उतने से ही आपका काम हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ टाइम आपका है उतने से काम हो जाएगा। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा याद करने होंगे, उसके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। और नहीं तो आप जो बुक मैंने रेफर किया था लखनऊ से, उसकी लिस्ट बनी हुई, वहां से आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है। हाँ, जो जो लिंक्स पॉइंट है मैंने आपको बीच में पढ़ा बता दिया था कि हम इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। एक ही पॉइंट वहां से लिंक्स है कि इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, उसको मैंने आपको बीच में बता दिया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्म करते हैं। एक ही मेथड आपकी बुक में है। बाकी इक्वेशन इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी मैंने बता दिया। देखो अभी जस्ट तुम्हारे सामने लिखा है Fe प्लस CuSO4। Fe क्या करेगा, Cu को हटा के FeSO4 प्लस Cu बना लेगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। दैट मीन्स जितना रिलेशन है उसको मैं आपको बताते चल रहा हूँ। बाकी हमारा टारगेट क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन की तरफ भागे ना। उसके बाद जो भी चैप्टर्स बचेंगे उनको थोड़ा सा हम फास्टली रन कर लेंगे। रीजन क्या, उस चैप्टर्स में जैसे आपका सेकंड चैप्टर आई थिंक रिएक्शन वाला है और फर्स्ट चैप्टर एसिड बेस है। तो इस हाँ, तो इन चैप्टर्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बहुत टफ चैप्टर्स नहीं है, बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है। ठीक है। हाँ, इसके बाद हम लाइव प्रोसेस पढ़ाएंगे। ये लाइव प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि लाइव प्रोसेस का लेक्चर भी हमको जहां तक लगता है 4 5 6 क्लास ले जाएगा। जैसे आपका
लाइट लाइट वाला चैप्टर लगभग 10 या 13 क्लास गया था, 12 क्लास। और ये आपका लगभग आपका ये भी 5-6 क्लास के नियर अबाउट पहुंचने वाला होगा। एक दिन तो हम लोगों ने 2 घंटे के नियर अबाउट पढ़ा था, इस वजह से थोड़ा सा इसके क्लासेस कम हो जाएंगे, बट 5-6 तक जाने वाले हैं, है ना। तो इसके बाद लाइव प्रोसेस करेंगे, उसके बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे 2-3 2-3 में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हाँ, इस चैप्टर के बाद से हम लोग मैथ्स स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर मैथ्स कंप्लीट करके उस साथ में चलाएंगे, पैरेलल हम लाइव प्रोसेस करेंगे। एक चैप्टर मैथ्स जैसे कंप्लीट होगा, वैसे जैसे अभी मैंने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था मैथ का, चैप्टर 3 स्टार्ट किया साइंस का, चैप्टर 3 मैथ का कंप्लीट होने के बाद हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे साइंस का। नेक्स्ट हम लोग उठाएंगे मैथ साइंस, मैथ को कंप्लीट करके फिर साइंस के उस बड़े वाले चैप्टर को कंप्लीट करके उसके बाद से जब जितने आएंगे सब पैरेलल चलेंगे। हाँ, आज भी क्लास आपकी साइंस की रहेगी। ये कुल मिला के मेरा टारगेट है कि आपका चैप्टर थर्ड जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, मैथ के नेक्स्ट चैप्टर और साइंस के नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाए। रीजन क्या है कि मैथ्स मैथ्स के बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है और बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं, उसके बहुत सारे पॉइंट्स रिड्यूस हुए हैं। साइंस में 2-3 चैप्टर आपके बहुत बड़े बड़े हैं, वो अच्छे मार्क्स देने वाले हैं आपके, दैट मीन्स 1/3 मार्क्स आपको मिलने वाला है यहाँ से। दैट मीन 1/3 छोड़ो तो 50% के नियर अबाउट मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि 70-80 मार्क्स के आपके एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें 30 मार्क्स तो यही 3 चैप्टर दे देंगे। सारी चीजें हम कंप्लीट कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एवरी इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर रहेगा, आपको नोट्स के साथ सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे नहीं समझ में आएगा आप एकदम बिंदास पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, चलिए। तो हम लोग क्या यहाँ पे फर्स्ट है मेटल मेटल विद द हाई रिएक्टिविटी, मेटल विद द हाई रिएक्टिविटी को हम क्या इलेक्ट्रोलिसिस कर लेंगे। दूसरा हमारा क्या है, मेटल ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी। जो मीडियम रिएक्टिविटी का आपका एलिमेंट होगा, जो भी ओरेज होंगे, उनके पास दो दो कंडीशन होगी। पहला आपका कार्बोनेट ओरे के साथ ज्वाइन होगा या फिर सल्फाइड ओरे के साथ ज्वाइन होगा। मैक्सिमम ऑफ चांसेस होते हैं कि कार्बोनेट ओरे के साथ ज्वाइन हो। रीजन क्या है कि सल्फाइड ओरे जो होता है वो लो रिएक्टिविटी के साथ भी ज्वाइन होता है। सल्फाइड ओरे जो होता है वो लो रिएक्टिविटी के साथ भी ज्वाइन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे मीडियम रिएक्टिविटी के जो सीरीज हैं, जो एलिमेंट होंगे, उनको हम लो रिएक्टिविटी के साथ भी कुछ उनके भी प्रोसेस से हम इनको अलग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मीडियम प्रोसेस से ही अलग करें या कैल्सिनेशन से ही अलग करें, हम उनको रोस्टिंग के मेथड से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, उनको रोस्ट करके भी हम उनको अलग करने का प्रयास कर सकते हैं। रीजन क्या है कि सल्फर को हम रोस्ट करेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है, हमको वो क्रूड मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब सल्फर मिक्स सल्फर को हम रोस्ट करने चलते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहो तो किसी क्या बोलते हैं, जो सीड्स वगैरह की शॉप होती है, सीड्स वगैरह, बहरहाल आप ग्लव यूज करके करिएगा अगर करना होगा तो। सीड्स की जो शॉप होती है वहां पे सल्फर मिलता है, तो वहां उनको ओपन सल्फर सल्फर होता है, उनसे बोल दोगे कि मेरे को 10 रुपए का थोड़ा सा सल्फर चाहिए प्रैक्टिकल के लिए, वो लोग दे देंगे। उसको जब आप बर्न करोगे ना, एक प्लेट ले लेना, तो जलाना नहीं, थोड़ा हीट करना, तो क्या होगा, एक गैस के फॉर्म में वो उड़ेगा। आप मास्क और ग्लव यूज करके करिएगा। वैसे बहुत ज्यादा हार्म उतने से कुछ होगा नहीं, बट क्या है, नाक में जाएगा और बॉडी में होगा तो कुछ ना कुछ इन्फेक्ट करेगा वो। तो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, एक बहुत बदबूदार गैस रिलीज करेगा वो, सफोकेटेड गैस रिलीज करेगा। बहरहाल अगर आपको करना हो तो इसको कर सकते हो, बहुत टफ प्रोसेस नहीं, बहुत खतरनाक प्रोसेस नहीं। दैट मीन्स आपको हार्म होने के सिचुएशन चांसेस 99.99% निग्लिजिबल होते हैं। ठीक, चलिए। तो एक कार्बोनेट ज्यादा कंटेन करेगा, सल्फाइड ओरे आपकी थर्ड कैटेगरी में आएगा और सेकंड में भी आएगा। सेकंड कैटेगरी को हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, ऑक्साइड ऑफ द मेटल। क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। मेटल ऑक्साइड के बाद हम उसका रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करते हैं, मैंने कल 2 मेथड बताए थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कैथोड एनोड पे। इनोड और कैथोड पे बताया था, वहां पे ऑक्सीडेशन पहले किया फिर रिडक्शन किया। रिडक्शन करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे। मेटल ऑफ द लो रिएक्टिव में हमको सल्फाइड ओरे मिलेगा। सल्फाइड ओरे का मतलब उसमें उसके साथ सल्फर मतलब यस इन्वॉल्व रहेगा, सल्फर इन्वॉल्व रहेगा। और जो सल्फर इन्वॉल्व रहेगा, सल्फर का मैंने बताया था कि आपको एयर के अब्सेंस में उसको सबसे पहले क्या कर लेना है, मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक क्या करना है, हीट करना है। मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक क्या करना है, हीट करना है, या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एयर प्रोड्यूस करना है। फिर उसके बाद उसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद हमको क्या दे देगा वो, हमको दे देगा
क्रूड मेटल दे देगा। क्रूड मेटल मिलने के बाद हम उसको फिर से रिफाइन कर लेंगे, हमको मेटल मिल जाएगा। ठीक। आते हैं प्रोसेस पे। प्रोसेस में हम लोगों ने क्या सीखा था? प्रोसेस में आपका सबसे पहला है इनरिचमेंट ऑफ ओरेज के बारे में हमने देखा। इनरिचमेंट ऑफ ओरे क्या होता है? इनरिचमेंट ऑफ ओरे का सेंस क्या होता है? मतलब ओरे में क्या चीज, मतलब कहाँ पे कितना रिचमेंट हो रहा है, कितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, कितना ज्यादा कितना कम, सारी चीजों के बारे में डिस्कस, मतलब ये फिजिकल और केमिकल कंडीशन में क्या है। तो इट मीन्स द रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटी। इनरिचमेंट ऑफ द ओरेज का मतलब इट मीन्स रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटी और गैंग फ्रॉम फ्रॉम ओरे। कहाँ से? ओरे से जो गैंग गैंग की या फिर इम्प्योरिटी को निकालने का जो प्रोसेस होता है, वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। The technique used for the particular on array depend on the difference in the properties array and gang। मतलब ये जो हमारे पास तरीके होते हैं सॉल्व करने के या निकालने के, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, इन दोनों प्रोसेस में इन दोनों प्रोसेस में क्या सिचुएशन है कि हम डिपेंड करता है कि हमारा गैंग कैसा है या फिर हमारा ओरे कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे ना। मस्ट नहीं कि हम केमिकल प्रोसेस ही यूज करें, मस्ट नहीं कि हम फिजिकल प्रोसेस ही यूज करें। अभी देखो मैंने कुछ में बताया कि फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस यूज कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, किसी से रिएक्शन भी करा रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर रोस्ट भी कर रहे हैं, उसको हीट भी कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक। मतलब फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो डिपेंड करेगा हमारे ओरे के ऊपर या फिर जो हमारा गैंग मिक्स है उसमें, उसके बारे में। गैंग के बारे में हमने छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया था कल ही। अ गैंग इज द undesirable substance or impurity that surround the mineral in an ore deposit। मतलब ये क्या होता है आपका, जो आपका गैंग है, गैंग एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस होता है, जैसे धूल मिट्टी हो गया, सैंड हो गया, रॉक हो गया, ये सारी चीजें अनडिजायर। सिंपल सी बात है, जमीन के नीचे से किसी चीज को निकालोगे उसके साथ मिट्टी सैंड डीटीसी का मिला होना एकदम, मतलब ऐसा डेफिनेट है कि वो कुछ ना कुछ उसमें होगा। तो व्हेन इट कम टू माइनिंग दिस मिनरल्स इज वेरी फ्रीक्वेंट, मतलब ये मिनरल बहुत फ्रीक्वेंट है कि होंगे, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। किसी किसी में क्या बहुत ज्यादा गैंग होता है तो उसमें हमारा प्रॉफिटेबल नहीं होता, उस जगह पे हम क्या करते हैं? रिसर्च करके छोड़ देते हैं, खोद के छोड़ देते हैं। मैक्सिमम ऑफ टाइम क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे फ्लॉप फ्लॉप प्रोजेक्ट में काम की है, या प्राइवेट कंपनियां भी ऐसे फ्लॉप प्रोजेक्ट में काम की है, जहां पे उनको ये चीजें वो चीजें मिली हैं। हाँ ठीक है, वहां पे था, बट क्या है कि वहां पे रीचमेंट मिला, और जो रीचमेंट नहीं मिला तो उनको उनका उनका एक्सपेंडिचर जो था वही उसके रिसीविंग से ज्यादा हो जा रहा था। दैट मीन्स वहां पे उनका कोई बेनिफिट नहीं बल्कि लॉस ही हो रहा था बार बार। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे क्या गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनियों ने स्टेब्लिश करके उसको ओपन करके छोड़ दिया है। ठीक है, उसका बेनिफिट नहीं मिला। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एक्सट्रैक्शन, मतलब एक्सट्रैक्टिंग करना है, मतलब अलग करना है मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। लो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में सबसे पहले बात कर रहे हैं। लो रिएक्टिविटी सीरीज में वही मैंने बताया था, सबसे ज्यादा कौन मिला रहेगा? सल्फर मिला रहेगा, यस मिक्स रहेगा। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा साफ सुथरा दिखने लगेगा। ये हुआ। अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैंने बताया था कि जब आपका लो रिएक्टिविटी सीरीज होगा, एकदम लास्ट वाला देखो, यहाँ पे कौन सा रहेगा? सल्फाइड ओरे रहेगा। कौन सा ओरे रहेगा? सल्फाइड ओरे रहेगा। मतलब क्या मिक्स रहेगा? यस मिक्स रहेगा। सल्फर, ये सल्फर मिक्स रहेगा इसमें। तो सल्फर मिक्स रहेगा तो इसमें ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 2Hg लिया गया। थोड़ा सा हम इसमें अगर हम स्पेस बना देते हैं, लो, अब ठीक है। देखो एच जी, एच जी के साथ मतलब ये क्या है? आपका पारा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एच जी का अनदर नेम क्या है? एच जी का अनदर नेम क्या है?
मरकरी। Hg का सेकंड नेम क्या है? मरकरी। इसको हम हिंदी में पारा बोलते हैं। Hg इसका, हाँ, तो इसको क्या बोलते, इसको हिंदी में पारा बोलते हैं, और इंग्लिश में यहाँ इसको Hg, लैटिन में जो बोला गया है Hg बोला जाता है, बाकी ये मरकरी है। मरकरी के साथ सल्फर को जब मिलाते हैं सिल्वर बनता है। सिल्वर ये क्या होता है, इसी फॉर्मेट में हमको मरकरी और सल्फर दोनों मिक्स मिलते हैं। ठीक है। तो क्या बोला गया, जब लो रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल को हम अलग करें तो क्या करते हैं, सल्फाइड ओरे ऑफ द लेस, क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। क्या बोला, व्हेन द सल्फाइड ओरे ऑफ द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मतलब जब सल्फाइड अरे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ होता है, लाइक Hg हो गया, Pb हो गया, Cu हो गया, अभी मैंने पीछे बताया ना, Hg, Pb, Cu, Ag, Au, ये सब क्या है, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, कॉपर, प्लम्बस। हाँ बोलो। रिएक्टिव सीरीज नोट कर लो ना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाक से। जो पॉइंट्स आपको लगे यहाँ पे कंफ्यूजन है तो उसको स्क्रीनशॉट उठा लो। अगर आप नोट नहीं करना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। डन। चलिए, लोग कहाँ थे, स्क्रॉल करके करके खोजना पड़ता है। ये रहा। तो क्या बता, जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे आपका क्या हुआ, Hg हुआ, मरकरी हो गया, आपका Cu हो गया, कॉपर हो गया, Pb मतलब प्लम्बस, या फिर इसको आप बोल सकते हो, प्लम्बस हम बोलते हैं, बाकी ये लेड बोला जाता है। ठीक है। और आपका Au हो गया, Ag हो गया, सिल्वर गोल्ड हो गए। ठीक है। तो ये सब क्या होता है, लो रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या होगा, सल्फर के साथ लो रिएक्टिव आर हीटेड इन एयर, इनको क्या करते हैं, एयर में हीट करते हैं। O2 प्लस हीट, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो सल्फर क्या करता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन से रिएक्शन करता, सॉरी यहाँ पहुंच गया ये, सल्फर जो होता है इस ऑक्सीजन से थोड़ा रिएक्शन करता है, और ये Hg भी इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। अब सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेता है, और Hg क्या करता है, यहाँ पे क्या, क्रूड मेटल बना लेगा, मतलब Hg का क्रूड मेटल बना लेगा यहाँ पे। बात समझ में आई? ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है, इसका भी बहुत जगह पे यूज होता है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, हमारे किसी न किसी काम में आ जाता है। अब ये तो गैस के फॉर्म में निकल गई, लेकिन अभी ये क्रूड है, क्रूड को भी हमको प्योरीफाई करना होता है। आपने सुना होगा क्रूड ऑयल आता है, हम लोग को जो पेट्रोल डीजल मिलता है, ये जब हम बाहर से ले आते हैं, जहां से भी जिस भी कंट्री से बाई करते हैं, तो वो, हाँ, क्रूड ऑयल के फॉर्म में हमको मिलता है, हम उसको प्योरीफाई करते हैं, या प्योरीफाई करके लेते हैं, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, तो ये बाकी चीजें हैं। अब ये क्रूड मिला तो क्रूड को हमको प्योरीफाई करना है। अब प्योरीफाई करने के लिए फिर से क्या किया, इसको फिर से हीट किया, फिर से क्या किया, हीट किया। और जब फिर से हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका ऑक्सीजन क्या करता है, बर्निंग को हेल्प करता है, मतलब आग को, फ्लेम को हेल्प करता है, फ्लेमिंग को हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाती है, और Hg हमारा क्या हो जाता है, अकेला बच जाता है। तो Hg हमारा क्या हुआ, मरकरी प्योर मिल गया। क्लियर। इसी तरह अगर हम CuS मतलब कॉपर सल्फाइड की बात करें, या इसी को कॉपर पायराइड भी बोलते हैं। कॉपर पायराइड पे ध्यान दो, कॉपर पायराइड को भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन मतलब एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में हीट करेंगे, ये तुरंत कौन सा काम करता है, जो काम अभी जस्ट पीछे Hg ने किया, ये क्या होता है, Cu भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, यस भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। यस रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। इसको हम स्टोर कर लेंगे या फिर रिलीज होने देंगे, रिलीज नहीं होने दिया जाता, स्टोर किया जाता है। ये हमारा CuO बनता है, जो कि हमारा है क्रूड। क्रूड को फिर से उठा के लाते, फिर गर्म करते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्रूड को लाके CuO को CuS के साथ डाल के गर्म किया गया, मतलब थोड़ा सा CuO, और उसमें साथ में जो हमारा Cu2S था, Cu2O, अभी हमको मिला क्रूड, क्रूड कॉपर मिला।
क्रूड मेटल मिला, और उसके साथ जो हमारा मेन मेटल है, जो ओरे है, हमारा जो ओरे फॉर्म में Cu2s है, दोनों को एक साथ मिक्स करके हीट करते हैं। दोनों को एक साथ करके क्या करते हैं, हीट करते हैं। बस ध्यान रखना है, जो आपका क्रूड मेटल था उसका 2 यूनिट यूज कर रहे होते हैं, और जो हमारा ओरे था उसका 1 यूनिट यूज करते हैं। मतलब 2:1 के रेशियो में डाल के इसको जब हीट किया जाता है तो हमको क्या मिल जाता है, फिर से Cu का क्रूड मेटल मिलता है, लेकिन ज्यादा प्योरिटी के साथ मिलता है। ठीक है, आपको क्या मिल 6 यूनिट क्या मिलता है, कॉपर मिल जाता है, Cu मिल जाता है। और जो कि क्या होता है, क्रूड ही मेटल मिलता है, बट क्या है, ज्यादा प्योरिटी के साथ मिलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिर से रिलीज हो जाती है। वही प्रोसेस प्लम्बस के साथ होता है, इसको गैलेना बोलते हैं ना, इसको गैलेना बोला जाता है। ये नाम याद रखना जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ सिन्बर है ना, सिन्बर, कॉपर पायराइट, गैलेना। क्योंकि एग्जाम में आपको पीबीएस, Cu2O और FgS लिखा ना मिलके आपको सिन्बर, कॉपर पायराइट और गैलेना लिखा मिल सकता है। ये चीजें ध्यान रखने रखने की बहुत जरूरत है, कि ये चीजें आपको लिखी मिल सकती है एग्जाम के पेपर में। गैलेना, अब गैलेना होने का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए, गैलेना मतलब पीबीएस। ठीक है, Cus का मतलब कॉपर पायराइट, Cu2s का मतलब कॉपर पायराइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी, पीबीएस को क्या किया, एटमॉस्फेयर में हीट किया, पीबीओ बना SO2। पीबीओ के साथ देखो फिर से पीबीएस को मिक्स किया गया, 2 यूनिट आपका क्रूड प्लम्बस ऑक्साइड, और पीबीएस आपका ओरे, दोनों को मिक्स किया, 2 भी क्या बन गया, क्रूड मेटल बन गया। फिर से क्रूड मेटल थोड़ा सा प्योर फॉर्मेट में। क्लियर। अगला हम लोगों का था, अगला पॉइंट था मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब जो मिड की रिएक्टिविटी सीरीज थी उसमें मैंने बताया था आपको कौन सी सिचुएशन होगी, वहां पे या तो कौन मिलेगा, या तो सल्फाइड फॉर्म मिलेगा, या फिर आपको कार्बोनेट फॉर्म मिलेगा, मतलब CO3 का फॉर्म मिलेगा या तो यस का फॉर्म मिलेगा। तो जो भी फॉर्म मिलेगा, दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से इस पे काम करना है। तो ध्यान से देखो, ऐसी सिचुएशन कहाँ थी, जो मिडल टर्म के रिएक्टिव सीरीज के एलिमेंट्स हैं। कैल्सिनेशन इज प्रोसेस इन विच ओरे इज हीटेड। कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओरेज को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। ओरेज को हीट किया, देखो यहाँ पे मैंने चार्ट में बताया था हम कौन कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ये देखो, ये तो व्हाइट पे व्हाइट हो गया भाई, व्हाइट पे व्हाइट कहाँ मालूम पड़ेगा। ये कैल्सिनेशन, उसके बाद क्या करते हैं, रोस्टिंग। पहले इसको करते हैं फर्स्ट, उसके बाद सेकंड इसको करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्योरीफाई ऑफ मेटल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैल्सिनेशन का मतलब समझ लो। कैल्सिनेशन 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 का मतलब होता है कि ओरे को क्या करना, हीट करना, लेकिन कहाँ, अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब जहां पे एयर ना हो उस सिचुएशन में किसी को हीट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल एयर ना हो, जरूरत अगर पड़े, ऐसी भी कोई सिचुएशन हो जाए कि जहां पे हमको कुछ क्वांटिटी की जरूरत पड़ी एयर की। रीजन क्या है, कभी कभी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एयर की जरूरत होती है, तभी वो क्या होते हो सकते हैं, हीट हो सकते हैं, अदरवाइज होंगे नहीं। तो वहां पे बोला आर एयर माइट बी सप्लाइड इन लिमिटेड क्वांटिटी, या फिर एयर को सप्लाई किया जा सकता था लिमिटेड क्वांटिटी में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। दैट मीन्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक खुद बन सकता है। समझे कि नहीं समझे। कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि किसी ओरे को हीट करना अब्सेंस ऑफ एयर में, या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करें, एयर को सप्लाई कर दें। तो ये जो प्रोसेस जिस अंडर में होता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने बताया रोस्ट करना। तो रोस्ट क्या था, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको रोस्ट करेंगे। अब रोस्ट करेंगे तो रोस्टिंग में देखो, रोस्टिंग इन्वॉल्व हीटिंग ओरे लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट। रोस्टिंग में क्या करते हैं, हम ओरे को रोस्ट करते हैं लोअर देन मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से नीचे तक हम इसको क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। मतलब एयर या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। अब क्या होगा, कैल्सिनेशन इन्वॉल्व द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द कार्बोनेट ओरे।
इसमें क्या बोला, कैल्सिनेशन इन्वॉल्व द थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्या करता है, थर्मल डिकम्पोजिशन करता है ऑफ द कार्बोनेट ओरेज का। मैंने बताया ना, कार्बोनेट ओरे होगा या तो सल्फाइड ओरे होगा। मैक्सिमम ऑफ चांसेस क्या होते हैं कार्बोनेट ओरेज होने के, ठीक है। सल्फाइड ओरे होने के चांसेस थर्ड में ज्यादा होते हैं, दैट मीन्स लोएस्ट वाले में ज्यादा होते हैं, लोएस्ट रिएक्टिविटी में। तो मिडिल रिएक्टिविटी में ज्यादा करके चांसेस कार्बोनेट को होते हैं, बट सल्फाइड भी होता है। क्लियर। तो कैल्कुलेशन क्या करेगा, कार्बोनेट और इस पे क्या करे, डिकम्पोज कर रहे हैं। अगला है स्मेल्टिंग, इसी का एक पॉइंट है स्मेल्टिंग। इट इन्वॉल्व द हीटिंग द रोस्टेड और द कैल्सिनेट ओरे। क्या होता है, इट इन्वॉल्व द हीटिंग द रोस्टेड और कैल्सिनेट ओरे टू हाई टेम्परेचर। कहा, टू हाई टेम्परेचर विथ अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, द क्रूड मेटल इज ऑब्टेन इन द मॉल्टन स्टेट। इसके बाद का जो बचता है वो क्या बोलता है, मॉल्टन स्टेट में हमको क्या मिलता है, क्रूड मेटल मिलता है। ठीक है। जैसे इन्होंने एक फॉर्मेशन किया है कि Fe2O3 के साथ को कोक के साथ रिएक्शन कराया, Fe प्लस CO3 कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है, एल्यूमिने एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन। एल्यूमिनोथर्मिक में क्या करते हैं, एल्युमिनियम से रिएक्शन करा देते हैं। तो ऐसे में सिचुएशन में क्या होता है, Fe बाहर हो जाता है हीट, और एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ बाहर हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे Cr के साथ, क्रोमियम के साथ भी यही काम किया गया। तो देखो ये एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस है, ये वाला आपका कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड द स्मेल्टिंग प्रोसेस है। क्लियर हुई इतनी बातें, यहां तक समझ में आ गया प्रॉपर, कोई कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल ऑफ द टूवर्ड द टॉप रिएक्टिविटी सीरीज। अब टॉप रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान दो, हमने इनमें बताया था इनको इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ही किया जाता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई या इनके चार्ज को ब्रेक करके चार्ज को रिलीज करा के इन्हीं के द्वारा इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते करते हैं। रीजन क्या है कि अदर इस तरह से इनको गर्म ठंडा और बहुत सारी चीजों से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, पता लगेगा कि कुछ और रिएक्शन करके कुछ और बना लेंगे, है ना। क्योंकि ये क्या होते हैं, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप एलिमेंट होते हैं। इनको गलती से पता लगा हम वाटर वाटर की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन कराने का प्रयास करें। जैसे अभी मिडल वाले में क्या किया हम लोगों ने, पहले उनको हीट किया, फिर उसके बाद रोस्ट किया, रोस्ट करने के बाद और भी चीजें की। तो बट यहाँ पे हीट रोस्ट करने के चक्कर में पता लगा कोई और फॉर्मेशन कर रहे हैं, कहीं आग लगा के पड़े हैं, तो कहीं कुछ और नया गैस बना ले रहे हैं, कहीं पॉइजनस गैस बन गया, कहीं कुछ बन गया, कहीं बर्निंग प्रोसेस ज्यादा हो गया। तो ये सारी चीजें, इस वजह इनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के फॉर्मेट में करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के फॉर्मेट में हम दो प्रोसेस पढ़ेंगे, डॉन्स प्रोसेस एंड द हाल प्रोसेस। दोनों का प्रोसेस में रिडक्शन एंड द ऑक्सीडेशन होता है। दोनों कैथोड और एनोड पे काम करते हैं। ठीक है, कैथोड और एनोड पे काम करते हैं। द मॉल्टन NaCl, ध्यान देते हैं, मॉल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन द स्पेशल एपेडिस। एक स्पेशल एपेडिस पे क्या किया जाता है, इनको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। मतलब जो हमारा सॉल्ट होता है NaCl, इनसे Na और Cl को अलग करना हो, अगर Na और Cl को अलग करना हो NaCl, तो क्या करते हैं, इनको कैथोड और एनोड के प्रोसेस से करते हैं। अब ध्यान दो, हमने पढ़ा है Na प्लस होता है, लेकिन Na कब बनेगा, Na प्लस होने का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, है ना। तो इसको Na स्टेबल करने के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको वापस करना पड़ेगा, मतलब Na प्लस E माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये कंप्लीट Na बना पाएगा ये, है ना। और दूसरी कंडीशन Cl माइनस होता है, इसका मतलब इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना पड़ेगा, मतलब Cl टेंड टू E माइनस, टेंड टू E माइनस प्लस Cl2, या Cl की बात करते हैं Cl2, Cl करेंगे। बात समझ में आया। तो वही चीजें देखो, कैथोड पे किया गया, Na प्लस प्लस E माइनस इज इक्वल टू Na, मेटल इज द डिपोजिटेड एट द एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन किया गया, ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन
टू इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ पे Cl2 लिखा, टू Cl माइनस लिखा गया है। मॉल्टन स्टेट में टू Cl रहेगा, सोडियम मॉल्टन स्टेट में Na ही लिखा जाता है, तो यहाँ पे इसको Cl2G मतलब गैस के फॉर्मेट में हो जाएगा, टू इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किया गया, इन्वॉल्व किया गया, मतलब रिमूव किया गया। तो क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड, क्लोरीन गैस क्या कर जाएगी, लिबरेट कर जाएगी। वही सेम प्रोसेस हाल में हुआ है, वही सेम प्रोसेस हाल प्रोसेस में हुआ है। इसमें क्या गया, NaAlF6 लिया गया। NaAlF6 का मतलब क्या हुआ, ये इसमें सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और F6 लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमको एल्युमिनियम और सोडियम पे काम करना था, तो आप एल्युमिनियम सोडियम पे काम करो। देखो NaAlF6, तो कैथोड पे रिडक्शन हुआ, इस पे ऑक्सीडेशन हुआ, सेम प्रोसेस। ऑक्सीजन पे देखो 6 ऑक्सीजन था, तो इलेक्ट्रॉन बाहर किया गया एल्युमिनियम में, 3 2 6, Al6 2Al इसमें किया गया, 6 इलेक्ट्रॉन किए गए। समझ में आया इतना, क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। तो नोट पॉइंट पे बताना है कुछ, नोट पॉइंट आप एक बार रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आता तो हम बताते हैं, अदरवाइज हम आगे के टॉपिक बढ़ते हैं। रीड कर लो फटाफट। नोट पॉइंट में कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा है? क्या हुआ, जूम किया जाए, पढ़ने में दिक्कत हो रही है? तो इसमें कोई कोई पॉइंट है? हाँ, ठीक ठीक ठीक। समझ आ गया, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए, तो नोट को हम थोड़ा सा रिवाइंड कर देते। द मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज आर द हाई रिएक्टिव, ये आपको पहले बता चुका हूं मैं कि जो टॉप पे होते हैं हाई रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद द कार्बन, इनको हम कार्बन के साथ हीट करके इनके अपने कंपाउंड को नहीं फाइंड कर सकते, बिकॉज दिस मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन देन कार्बन, क्योंकि इनके पास कार्बन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन से इनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। Hence, for the extraction of the such metal, electrolytic reduction method is used. इसी वजह से इनको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड का यूज करते हैं। मैंने इलेक्ट्रोलिटिक स्टार्ट करने से पहले ही यही बताया कि इनको हम इलेक्ट्रोलिटिक से ही कर सकते, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनको हम कार्बन से या ये सॉरी ऑक्सीजन से या किसी से कहीं ले जाके हम रिएक्शन करा रहे होते हैं, किसी कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, कहीं हीट करें, कहीं कहीं रोस्ट करें, समथिंग प्रोसेस करेंगे, तो हमारे मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से कहीं अनदर रिएक्शन कर सकते हैं ना, तो हमारे लिए खतरा भी हो सकता है, हमारे लिए डेंजर भी हो सकता है वहां पे ना। ब्लड जैसे आप सिंपल सा लॉजिक समझो, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो नहीं है वो, लेकिन यार सोडियम को अभी वाटर में आप डाल दो तो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स सोडियम को वाटर में डाल देने से ही ब्लास्ट नहीं हो जाता, बल्कि उसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रख देने पर भी ब्लास्ट हो जाता है, मतलब बर्न का हो जाता है वो। ठीक है, तो बर्न दैट मीन्स वो किससे रिएक्शन कर रहा होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में अब आपको लगता है अगर टीचर आप लोग को कराएंगे या सोडियम कभी दिखाएंगे तो देखना, उसको कभी कोशिश ना करना को सूखने पाए। वो क्या होता है, केरोसिन ऑयल में रखा होता है, तो टीचर उसको हाथ में लेके घूम रहा होता है, क्यों लेके घूम रहा होता है, क्योंकि उस पर केरोसिन ऑयल लगा होता है।
एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा, केरोसिन ऑयल जब पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा, बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिएक्शन करके बर्न हो जाएगा। तो वो क्या, मोस्ट रिएक्टिव सीरीज, पोटेशियम सोडियम ये सब मोस्ट रिएक्टिव कंडीशन में आते हैं, सीरीज में सबसे टॉप पे आते हैं। टॉप पे आने वाले क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां से आज बेसिक हमारा क्लास स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ से। रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में सबसे पहला हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता क्या है, इसका कुछ हमने फिगर प्रोसेस किया है यहाँ पे। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में क्या लिखा गया, रिफाइनिंग ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी और गैग फ्रॉम क्रूड मेटल। अभी तक तो हम जितना बना रहे थे सब क्या बना रहे थे, क्रूड मेटल बना रहे थे। अब क्रूड मेटल से हमको क्या निकालना है, गैग को निकालना है जो बचा हुआ है। इट इज द लास्ट स्टेप इन द मेटेरियली एंड इज बेस्ड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड गैग। ये क्या होता है, बेस्ड होता है किस पे, ये प्रोसेस बेस्ड किस पे होता है, जो आपका गैग है और आपका जो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है उनके डिफरेंसेस के बीच पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला क्या पढ़ना है हमको, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या बोला गया, मेटल लाइक कॉपर, मेटल लाइक कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, टिन, गोल्ड ईटीसी आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिकली। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन पढ़ा ऊपर, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन पढ़ा, इस वाले प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग आपके जो क्रूड होते हैं उनकी रिफाइनिंग की बात हो रही है। अब क्रूड को हम इलेक्ट्रोलिटिक से भी अलग कर सकते हैं। ये जो रिडक्शन था, ये क्या किया जा रहा था, वो अलग करने का काम हो रहा था, मतलब बहुत सारी गंदगियों को हम अलग से अ, अलग कर रहे थे। ठीक है, क्लियर। तो आगे क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसमें हम कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, टिन, गोल्ड, ईटीसी आदि इस तरह से बहुत सारे मेटल हैं जिनको हम कर सकते हैं। इनोड पे क्या होगा, इम्प्योर और क्रूड मेटल। एनोड पे क्या होगा, इम्प्योर और क्रूड मेटल। और कैथोड पे अ थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल। इस पे क्या होगा, अ थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल। ध्यान से देखो, जैसे ये हमारा क्या है, कैथोड है, एक कैथोड रॉड है, ये हमारा एनोड रॉड है। ठीक है, एनोड रॉड पे जैसे कि हम क्या करें, एनोड रॉड जो बनाएंगे, एनोड रॉड बनाएंगे, ये हमारा क्या है, सल्फेट का सॉल्यूशन है। जैसे ये बॉक्स बना हुआ है, कौन है भाई इतना मैसेज कर रहा है। हाँ, देखो ये हमारा हुआ, ये हमने भर दिया यहाँ पे SO4, सल्फेट भर दिया, SO4 माइनस माइनस होता है, सल्फेट भर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, एक इम्प्योर जो हमारे पास था, जिसको हम बोल सकते क्रूड, क्रूड को हमने क्या किया, यहाँ पे इस पे डुबाया, यहाँ पे ये इस पे क्या किया हम लोगों ने, CO। अब यहाँ पे हम लोगों ने बनाया एक और, इसको बोल दिया हमने कैथोड। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब ये सल्फेट में मिक्स करोगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ यहाँ सॉरी प्लस लग गया, माइनस और प्लस, माइनस प्लस चार्जेस इस तरह से अगर हम क्या करेंगे, इसमें प्रोवाइड करेंगे। जब चार्जेस प्रोवाइड करेंगे दोनों में, इस सल्फेट में जो घुला हुआ ये आपका एनोड इसको बोलते हैं, एनोड पे जो भी होगा, क्रूड ऑयल होगा, उसका पार्ट यहाँ पे इसमें घुलना शुरू हो जाएगा। देखो इसमें, देखो ये अगर ध्यान दो तो इतने नीचे जो डूबा हुआ है तो वो घुल गया है इसमें, इसका कलर चेंज हो गया। और जो घुला हुआ है वो जाके इधर एक कैथोड वाले पे देखो एक पतली सी लेयर लगा के चिपक गया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो भाई। चलो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, अब देखो, देखने का ट्राई करना, इसको हम मिटा देते जो हमने बनाया था। देखो, ध्यान से देखो, इस पे हमने लगाया क्रूड ना, क्रूड का यहाँ पे बनाया मैंने पूरा। अब जिस जिस साइज में है इसी साइज में इसको हमने इसमें डिप किया, SO4 माइनस माइनस में, मतलब सल्फेट में। अब यहाँ पे हम लोग तो प्लस माइनस चार्ज अप्लाई किया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दिया।
इलेक्ट्रिसिटी से दोनों को जोड़ दिया, इसको माइनस से जोड़ दिया, इसको प्लस से जोड़ दिया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होती है, यहाँ पे क्या सिचुएशन होता है कि ये इसका जितना डिव एरिया है, ये क्या होता है, सल्फेट में घुल जाता है। सल्फेट में घुल के ये क्या करता है, इस पे कैथोड वाले एरिया पे देखो एक लेयर, पतली सी लेयर के हिसाब से क्या करता है, जाकर चिपक जाता है। ठीक है। तो अब ये जो मिला, ये प्योर है। ये क्या है, प्योर मेटल हो गया। जो इस पे चिपक रहा है थोड़ा सा, वो क्या हो गया आपका, प्योर मेटल हो गया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिट। कहाँ चला गया भाई ये, अच्छा, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा जो भी है। अब फ्रॉम द एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मेटल आयन आर द रिलीज इनटू द सॉल्यूशन। मैंने बताया मेटल आयन इसमें क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, इसमें पूरे सॉल्यूशन में क्या होगा, मेटल आयन रिलीज हो जाएगा। कैथोड पे क्या होगा, द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन इज डिपोजिटेड, इम्प्योरिटी डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द एनोड। और कहाँ पे, बॉटम ऑफ द एनोड पे यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा। क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एलॉय। एलॉय क्या होता है, एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ द मेटल विथ अदर मेटल और नॉन मेटल। ये क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ अ मेटल विथ अदर मेटल। मतलब ये मेटल टू मेटल भी हो सकता है, और मेटल टू नॉन मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। Alloy formation enhance the desirable property of the material such as the hardness, tensile strength of the resistance और corrosion। एलॉय जो होते हैं, एलॉय मैक्सिमम अगर आपको बात करें तो एलॉय हम बहुत सारी जगह पे एलॉय यूज करते हैं। जैसे अगर आपको बताएं तो हम लोग यूज करते हैं स्टील, ये क्या है, एलॉय है। हम लोग यूज करते हैं पीतल, पीतल नाम सुने हो, पीतल। और हम लोग यूज नाम सुने हैं ब्रोंज, ब्रोंज सुना है। ठीक है। और एक और सुना होगा, सोल्डर सुना है, सोल्डर। हाँ, चलो ठीक है। इतना तो जानते हो, स्टील तो जानते ही होगे। पीतल जानते हो कि नहीं जानते हो, पीतल जानते हो, पीतल जानते हो जो गोल्ड के कलर का होता है। ब्रोंज होता है, ब्रोंज आप मेडल में बहुत फेमस है ना। तो अब ये सब क्या है, एलॉय है। एलॉय का सेंस क्या होता है, एलॉय जो होता है मेटल टू मेटल, मतलब एक मेटल में दूसरे मेटल को ऐड करके बनाया जाता है या बना होता है, या फिर मेटल में नॉन मेटल को ऐड करके बनाया जाता है। और इसकी पर्टिकुलराइजेशन, इसका ऐसा बनाने का रीजन क्या है, इसकी रिक्वायर प्रॉपर्टी, डिजायरेबल प्रॉपर्टी इसलिए है, सच एज द हार्डनेस। इसके हार्डनेस के रिस्पेक्ट में ऐसा किया जाता है, या टेंसाइल के रिस्पेक्ट में ऐसा किया जाता है, या फिर स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस ऑफ द कोरोजन के रिस्पेक्ट में ऐसा किया जाता है। ठीक है। रीजन क्या है कि अब जैसे मान लो हम अभी गोल्ड का कुछ बनाया तो बहुत मजबूत नहीं होगा, आसानी से टूट जाएगा। अभी आयरन का भी कोई चीज बनाए तो आयरन भी कुछ मेटल के रिस्पेक्ट में मजबूत नहीं होता है, कमजोर। जैसे स्टील बहुत मजबूत होता है ना। स्टील जो होता है बहुत मजबूत, ब्रोंज क्या होता है, ब्रोंज भी स्ट्रांग होता है। ठीक है। ब्रोंज जबकि किससे, कॉपर और टिन से बनता है, कॉपर और टिन दोनों क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन ब्रोंज क्या होता है, उससे मजबूत हो जाता है। तो दैट मीन्स एलॉय का सेंस होता है कि मेटल, मेटल के साथ मेटल को ऐड करके या मेटल के साथ नॉन मेटल को ऐड करके उस आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अकॉर्डिंग हम क्या कर लें, हार्डनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर किसी अनदर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या स्ट्रेंथ के, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, या कोरोजन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक नए मेटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं ना। उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। बात समझ में आई। ठीक है। जैसे 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 आप ऑब्जर्व करो, ट्रेन की पटरियां हमेशा बारिश में, ठंडी में हर एक ही जगह पड़ी रहती हैं, है ना। बट क्या है कि उसमें रस्ट नहीं लगता, वो खत्म नहीं होती। क्या आप बता सकते हो रेल की पटरियां किस मेटल की बनी होती हैं।
लोहे से बनी होती हैं। वो एक टाइप का एलॉय होता है, जो होता है वो प्योर प्योर आयरन नहीं होता है। जो लोहे जो ट्रेन की पटरियां होती है एक टाइप का एलॉय होता है। रीजन क्या है, अगर प्योर आयरन लगा दिया जाए, आयरन क्या होता है एटमॉस्फियर में रिएक्शन, वो अभी मैंने पीछे पढ़ाया था। आयरन को अगर पानी में डुबा के रखो तो कम रस्ट खाएगा, बल्कि एयर में छोड़ दोगे ज्यादा रस्ट खाएगा। हाँ तो क्योंकि वो क्या होता है कि वो नॉर्मल जब वाटर में जाएगा तो उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, लो टेम्परेचर में वो ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन जब एक फॉर्मल एटमो हाँ बोलो। ट्रेन में बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टील का यूज करते हैं। ठीक है, वो देखने में हमको हमको लोहे जैसा दिखा, बट वो बेसिकली स्टील, स्टील चमकना जरूरी नहीं है कि चमक रहा हो वही स्टील हो। जैसे हम लोग के यहाँ थाली जो होती है, प्लेट जो होती है वो स्टील की होती है। बहुत साइन मारती है, लेकिन वो देखो बहुत पतली सी थीन लेयर होती है, लेकिन बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत, बहुत लंबे समय तक चलती है। हाँ, सबके यहाँ थालियां हैं भाई। हाँ तो वो बहुत, हाँ बहुत पतली लेयर होती है, लेकिन क्या होती है बहुत लंबे समय तक चलती है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, खराब नहीं होती है। उसमें क्या बोलते हैं, उसकी साइन बहुत जल्दी खत्म नहीं होती। दैट मीन्स ये स्टेबल एलॉय है वो। ठीक है। तो, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा गया है। जैसे ब्रास जब बनता है तो कॉपर और जिंक को मिला के बनाता है। ब्रोंज जब बनता है कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाया जाता है। सोल्डर बनता है लेड एंड टिन को मिला के बना। एमेलगम जब बनता है तो मरकरी एंड अदर मेटल को मिला के बना लिया जाता है। तो ये आपका एलॉय है। ठीक है, बेसिकली एलॉय का मतलब समझ के रखना, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, या मेटल प्लस मेटल, दोनों में से किसी के फॉर्मेशन से हम क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कोरोजन। कोरोजन का मीनिंग बेसिकली होता है धीरे धीरे खत्म होना, या केमिकल प्रोसेस के द्वारा उसका, जैसे हम बेसिकली बोलते हैं रस्ट हो जाना। तो कोरोजन का मतलब खत्म, धीरे धीरे खत्म होना, ग्रेजुअली या ग्रेडुअल। क्या, डिग्रेडेशन ऑफ द material, usually a metal, by the action of the moisture, air or the chemical in the surrounding environment। ठीक है, दैट मीन जो आपका डिट्रेशन होता है, डिट्रेशन का मतलब धीरे धीरे खत्म होना, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, किसी नजर फॉर्मेट में, जैसे आपका लोहा है, आयरन है, आयरन धीरे धीरे क्या होता है, रस्ट होते 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 खत्म होता है, कोरोजन हो गया। ठीक है, रस्टिंग हो गया, उसी को हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक, कोरोजन ऑफ कॉपर दिया गया, कोरोजन ऑफ सिल्वर दिया गया। अभी आपको कोरोजन का सेंस समझो, कोरोजन का मतलब हिंदी में बोलते हैं क्षरण हो जाना, खत्म होना, धीरे धीरे खत्म होना, धीरे धीरे मतलब नॉर्म, बहुत फॉर्मल, बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं। तो आयरन क्या होता है, रस्ट होता है। आयरन रस्ट होने पे एक साथ नहीं खत्म होता, वो कई साल लगते हैं उसको थोड़ा 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 खत्म होने में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्लोजन का है रस्टिंग। जैसे हमने आयरन को लिया, आयरन क्या है, जब हम इसको एयर में छोड़ देते हैं और हमको मॉइस्चर मिल रहा होता है, अभी मैंने बताया ट्रेन की पटरी के बारे में। ट्रेन की पटरी अगर आयरन की बनी होती तो कुछ दिन में धीरे धीरे खत्म हो जाती। जहां ज्यादा पानी होता, जहां ज्यादा मॉइस्चर होता, वहां पे जंग करके खत्म हो जाती, टूट जाती, घटना ज्यादा होती। बट क्या, ट्रेन की पटरियां 20-50 साल चलती रहती, ट्रेन दौड़ती रहती, बट वो खराब नहीं हो रही होती है। उसका रीजन है तो एलॉय होती है। वो ओरिजिनल प्योरली आयरन नहीं यूज किया गया होता, वहां पे एलॉय यूज किया गया होता है। क्यों, क्योंकि आयरन के बारे में मैंने पहले भी बताया, अभी फिर से बता दे रहा हूँ। ये नॉर्मल एटमॉस्फियर में, मतलब मॉइस्चर के साथ अगर इसको रखा जाता है ज्यादा तेजी से रस्ट होता है। बट अभी अभी अगर इसको क्या किया जाए, कि मैंने बताया था वहां पे अगर इसको लो टेम्परेचर की तरफ कर दिया जाए, थोड़ा सा रस्ट तो होगा लेकिन स्लो रस्ट होता है। ठीक है, बट उसके रिस्पेक्ट में एटमॉस्फेयर में बहुत आसानी से क्या हो जाता है, रस्ट की कैटेगरी में जाता है। दैट मीन्स फेरस को, मतलब लोहे को, अगर हम ऑक्सीजन और वाटर, दैट मीन्स मॉइस्चर फॉर्म में हो, और ऑक्सीजन जो हो एयर फॉर्म कंडीशन में हो, इनके साथ अगर रखा जाता है तो ये क्या बना लेता है, Fe2O3, फिर ऑक्साइड इंटू H2O। दैट मीन्स ये पूरा फॉर्मेशन जो बन रहा है ये रस्ट का फार्मूला होता है। समझ में, ये डॉट लगा है, अलग नहीं है, एक ही में जुड़ा हुआ होता है, मतलब जो, या फिर Fe2O3 डॉट H2O। यहाँ पे यक्स क्यों लिखा गया, क्योंकि अब ये वाटर की जो कॉम्बिनेशन होगा वो यहाँ पे चेंज होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी होगा वाटर चेंज होता है, यक्स H2O। यक्स H2O का मतलब जो भी H2O होगा।
ठीक है, ये पूरा रस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक, अगर आपको आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रस्ट, तो क्या होगा, या Fe2O3 डॉट H2O या डॉट NH2O डॉट XH2O। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ठीक, कोरोजन ऑफ द कॉपर, कोरोजन ऑफ द कॉपर सेम प्रोसेस ना। ये क्या, कौन सी, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोरोजन होता है कॉपर का। मतलब अगर कॉपर को छोड़ा जाए तो अगर उसपे कार्बन डाइऑक्साइड गैस टकरा रही है तो उसका भी कोरोजन होता है और ग्रीन कलर की एक लेयर बनाती है। अगर आप कभी भी तांबे का लोटा जानते हो, लोटा, आपने लोटा देखा, लोटा। रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन होता है। बेसिक कलर उसका रेडिश ब्राउन है। कुछ लोग उसको पूजा करने में यूज करते हैं। बेसिकली पुराने समय में वो सबसे पहला मेटल था जिसको हमारे ह्यूमन क्रिएचर ने ढूंढा था। कॉपर, कॉपर का यूज हमारे टाइम, पुराने टाइम में बहुत ज्यादा होता, तो कॉपर बहुत हमारे हेल्थ के लिए अच्छा भी है। तो दैट मीन्स हमको स्टील, एल्युमिनियम, ये सारी चीजों को छोड़ के हमको कॉपर का यूज ज्यादा करना चाहिए। डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं और अच्छा भी है। हाँ, फर्स्ट मेटल कॉपर था आपका। तो कॉपर खोजा गया था। तो कॉपर जो होता है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, रस्ट होता है, मतलब कोरोजन होता है। जब वो पुराना होने लगता है तो पुराने पे देखो उसमें थोड़े थोड़े ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जहां जहां, क्योंकि वो थोड़ा क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मेटल होता है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं लेकिन थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा प्रेस पड़ने पर छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं उसमें। हाँ, तो वो छोटे छोटे जो गड्ढे गड्ढे होते हैं। रीजन क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा टफ मेटल नहीं होता, हार्ड मेटल नहीं होता, नॉर्मल मेटल होता है, पिचक जाता है। तो जहां पे आप सफाई अच्छे से नहीं कर पाते हो ना, तो वहां पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बार बार हिट करता रहता है। कार्बन डाई हिट करने से वो धीरे धीरे क्या होता है, कोरोजन होता रहता है। दैट मीन्स वो क्या होता है, उनका कोरोजन ऑफ कॉपर होता है, उसका कलर ग्रीन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ग्रीन लेयर बन रहा है दैट मीन्स आपका कॉपर का लोटा या कॉपर का बर्तन या कॉपर का जो भी इंस्ट्रूमेंट है, कॉपर की मूर्ति भी आती है, कॉपर के स्टैचूज बहुत सारे आते हैं, गॉड्स के स्टैचूज आते हैं। तो अगर ग्रीन कलर वहां पे कहीं भी बन रहा है दैट मीन्स उस जगह पे रस्ट हो रहा है, मतलब उस जगह पे वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अगला हमारा क्या है, सिल्वर। सिल्वर है AgS2S फ्रॉम एयर। क्या है, हाइड्रोजन डाई सल्फाइड गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन डाई सल्फाइड, सल्फाइड गैस। AgH2S मतलब ये, अगर हम फ्रॉम एयर से अगर सल्फाइड गैस मिलती है तो क्या बनाता है, एजीएस मतलब ब्लैक कलर का होता है। आप अगर देखो तो सिल्वर का जब कोई भी आप पायल या कोई भी ऐसी चीज लेके आते हैं जो मम्मी लोग या दादी लोग हाथ में पैर में पहनती हैं, या जैसे आप लोग भी, गर्ल्स लोग भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो कुछ लेके आते हैं तो जब नया नया आता है तो बहुत शाइनी होता है, बहुत लस्टर होता है। बट कुछ दिन बाद उसका कलर ब्लैक होने लगता है ना। धीरे धीरे उसका कलर क्या आता है, ब्लैक हो जाता है। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी मिक्सचर, थोड़ा बहुत भी मिलावट या मिक्सचर होता है तो एकदम टोटली ब्लैक हो जाता है ना। शाइनी ब्लैक होता है लेकिन ब्लैक हो जाता है। तो वो बेसिकली क्या बनता है, सल्फर से रिएक्शन कर ले, क्योंकि हमारी बॉडी से भी थोड़ा बहुत क्या बोलता है, सल्फर रिलीज होता रहता है। हमारी बॉडी से भी थोड़ा रिलीज होता है, थोड़ा एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। ठीक है, जिसको हम बिट बोलते हैं, हमारी बॉडी से जो बिट रिलीज होता है उससे, और क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर से, दोनों से मिक्स करके क्या होता है, वो सल्फर से रिएक्शन कर लेता है और उसका कलर ब्लैक हो जाता है। कुछ लोगों को बोलते हैं, कुछ लोगों को सिल्वर सूट नहीं करता, ऐसा बोला जाता है। गांव में जाओगे तो ऐसा बोला जाएगा, सिटी में भी, टाउन में भी ऐसा होता है कि जो लेडीज का ग्रुप्स होता है कि जिनके बॉडी पे ब्लैक हो जाता है सिल्वर, तो उनको बोलते हैं उनको सिल्वर सूट नहीं करता है ना। सिल्वर सूट करने का ना करने का सेंस होता है कि उनकी बॉडी से केमिकल रिलीज हो रहा है, साथ में एटमॉस्फेयर का जो केमिकल है, दोनों रिएक्शन करके पूरा सिल्वर ब्लैक कर दे रहा है। क्लियर, तो इसको बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन। कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे करें, कोरोजन से बचे कहें, कोरोजन से अपने सामान को सेफ कैसे रखें, या किसी भी हम स्टैचूज को, किसी भी और भी अपनी नीडेबल चीजों को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, या
ऐसा क्या कर देते हैं ताकि वो हम हमारे पास आने के बाद ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही ना हो कि वो कोरोजन हो ना। मैक्सिमम अब जब गोल्ड स्मिथ के यहाँ मतलब सुनार के यहाँ से कोई भी जैसे हम सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, जब सिल्वर लेके आते हैं तो हमको प्योर प्योर सिल्वर नहीं देता, वो प्योर गोल्ड नहीं देता हमको वो। उसमें कुछ ऐसी चीजें मिक्स की गई होती हैं प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए। नहीं ला तो बेसिकली अगर हम बात करें, तो जब हम गोल्ड स्मिथ के यहाँ से कोई, जैसे हम सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो सिल्वर जब लेके आते हैं तो हम लोगों के दिमाग में क्या होता है बेसिकली, आप एक को, चलो हम साइंस पढ़ा है तो साइंस में आप लोग को एक सीक्रेट बताते हैं गोल्ड स्मिथ का। सीक्रेट क्या है? जब हम गोल्ड स्मिथ के यहाँ से लेके आते हैं तो क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि जो हमने सिल्वर लेके आया, वो अभी मैंने जस्ट पीछे क्रोजन में बताया कि सिल्वर जो होता है वो एटमॉस्फियर से रिएक्शन करके ब्लैक हो जाता है। ठीक है? दैट मीन्स जो प्योर सिल्वर होगा वो ज्यादा ब्लैक होगा, है कि नहीं? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से रिएक्शन तो करेगा 100%, क्योंकि आप हवा में तो रहोगे ना सिल्वर को लोगे, एटमॉस्फेयर ओपन है तो रिएक्शन करेगा, दैट मीन्स तो ब्लैक कलर को एब्जॉर्ब कर ब्लैक कलर होता रहेगा। दैट मीन्स जितना प्योर होगा उतना ज्यादा ब्लैक होगा। अब हम गोल्ड स्मिथ के यहाँ से जब कोई सिल्वर का कोई भी हम ज्वेलरी लेके आते हैं, तो हम अगर वो ब्लैक हो जाता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि जिसने गोल्ड स्मिथ में इसमें कुछ मिक्स कर दिया। ये गलत है, वो मिक्स नहीं किया होता है, बल्कि वो ज्यादा प्योर होता है, इस वजह से ब्लैक हो रहा होता है। और हम क्या करते हैं, गोल्ड स्मिथ को दोष देते हैं कि उसने चोरी कर लिया हमारे सिल्वर को। और अब दूसरे गोल्ड स्मिथ के यहाँ से हम क्या करते हैं, सिल्वर लेके आते हैं, वो ब्लैक नहीं होता है एटमॉस्फेयर में, तो हमको क्या लगता है, इसने बहुत अच्छा हमको सिल्वर दे दिया, जबकि उसने चोरी कर लिया आपके सिल्वर को, उसमें कुछ अनदर मेटल मिक्स कर दिया। ये प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन में भी हम पढ़ेंगे कैसे मिक्स करने पे क्या बचता है। तो उसने क्या किया, कोरोजन से बचने के लिए उसने किसी अनदर या मेटल या नॉन मेटल को मिक्स कर दिया सिल्वर में, ताकि आपका एटमॉस्फेयर में कोरोजन नहीं हो, कलर डिस्ट्रॉय ना हो, तो आपको लगता है कि हमारी ज्वेलरी बहुत अच्छी है, जबकि वो सबसे बेकार ज्वेलरी होती है। समझ में आया? ये ये गेम होता है, ये आपका गोल्ड स्मिथ और हम लोगों के बीच का कंफ्यूजन बोल सकते हो, जिसको केमिकल की या साइंस की जानकारी नहीं है तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम, रीजन क्या है कि हर कोई चाहता है कि ब्लैक कौन पहनना चाहेगा, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन पे। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में हमको क्या, हाँ बोलो। अभी तो 8 मिनट और बचे हैं, 8 मिनट और पढ़ लो। अरे जितना 8 मिनट में गेस्ट नहीं जाने वाले, 8 मिनट आप थोड़ा सा और पढ़ लो। चलो हम 5 मिनट में छोड़ देंगे। कोरोजन हम कंप्लीट कर लेते हैं। रीजन क्या है कि कोरोजन के बाद हमारे पास देख लेते हैं कितने टॉपिक बचते हैं। कोरोजन अगर हम खत्म कर लेंगे ना, तो कल हमारे पास एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है? तो कोरोजन के बाद हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएगा, थोड़े से टॉपिक हमारे और बचेंगे, उस पर हम डिस्कस बाद में कर लेंगे। ठीक है? तो थ्योरी को आज खत्म कर लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन को। ठीक है? हाँ ठीक है, हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन खत्म करें, यही आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो स्टैंडर्ड टाइप के हैं कुछ, और कुछ क्या है आपकी एक्सरसाइज के। ठीक है, बेसिकली हम एक्सरसाइज पहले करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, कोटिंग विद द पेंट और ऑयल और ग्रेस। हम क्या करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो आपके आयरन की जो भी दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना? या फिर उस पे क्या करते हैं, कोई ऑयल लगा देते हैं, कोई ग्रीस लगा देते हैं ना। इससे क्या होता है, द अपलियंस ऑफ द पेंट और ऑयल ग्रीस
ऑन द मेटल सरफेस कीप आउट एयर एंड द मॉइस्चर। जब आप उस पे किसी पे ऑयल आप लगाते हो, तभी मैंने पीछे बताया था ऑयल में अगर वाटर को मिक्स करोगे तो मिक्स नहीं होने वाला। दैट मीन्स जब किसी भी आयरन या किसी भी मेटल पे जिसमें मॉइस्चर से रिएक्शन हो रहा होता है, उस पे अगर ग्रीस या ऑयल लगा देते हो आप, जब उस पे मॉइस्चर टकराएगा तो मॉइस्चर वहीं ऊपर रह जाएगा, उसमें मिक्स नहीं होगा, मतलब अंदर नहीं जाने वाला। और जब मेटल पे नहीं टकराएगा, मेटल में नहीं लगेगा, तो क्या होगा, रस्ट नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा उसका। तो पहला पॉइंट आपका क्या करता है, कोटेड विद द कोटिंग विद द पेंट से कर देते हैं या फिर ग्रीस या ऑयल से कर देते हैं। ठीक। दूसरा हम क्या करते हैं, एलाइन। एलाइन में एलॉय भी मैंने पीछे बताया, क्या कर देते हैं, उसको एलॉय बना देते हैं। एलॉय बनाने का मतलब मेटल को किसी अदर मेटल के साथ रिएक्शन मिक्स कर देते हैं, या कि मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स करके एक नया मेटल बना देते हैं, जिसमें क्या होता है कि नॉन मेटल पे तो कोरोजन हो नहीं रहा होता है, कम होता है, या कोई ऐसा मेटल पकड़ते हैं जिसमें कोरोजन कम से कम होता है ना। तो एक हाई कोरोजन एक लो कोरोजन को मिक्स करके एक मीडियम कोरोजन या लो कोरोजन टाइप का मेटल बना लेते हैं। उससे भी हमारा क्या होता है, थोड़ा सा सेफ हो जाता है। तो यही इसी इसी प्रोसेस से हमारी ट्रेन की पटरियां बनाई जाती हैं। ठीक है, कोरोजन तो उसमें होता है, आप उसको देखोगे, टच करो, उसमें रस्ट लगा होता है, बट क्या होता है कि रस्ट इतना ज्यादा नहीं होता कि पटरियों को तोड़ दे। क्लियर, डन। अगला क्या, अगला क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या था, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कोटिंग molten zinc on iron articles. Zinc form a protect layer and the prevent corrosion. क्या करते हैं हम, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग आयरन पे कर देते हैं। जिंक को क्या करते हैं, आयरन के ऊपर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, आयरन रस्ट नहीं होता है। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इट इज द मेटल ऑफ द कोटिंग one metal with the another by the use of an electric current। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दिस मेथड नॉट ओनली lend प्रोटेक्शन बट आल्सो enhance द मेटेलिक अपीयरेंस। एग्जांपल सिल्वर प्लेटिंग एंड द निकल प्लेटिंग। जैसे सिल्वर प्लेटिंग होती है और निकल प्लेटिंग होती है। निकल प्लेटिंग अगर आप ध्यान दो, आपके बाइक के हैंडल देखो चमकती रहती है, ठीक है, लेकिन वो आयरन नहीं होती है, वो ऊपर की लेयर निकल होती है, उसके अंदर आयरन लगा हुआ होता है। ठीक है, अब उससे क्या होता है कि वो रस्ट नहीं होगा, और उस निकल क्या होता है, निकल रस्ट को गेन नहीं करता। तो अब आयरन भी आपका प्रिवेंट हो गया, निकल एक स्मूथ सरफेस बना लेता है, दैट मीन्स वो अच्छा भी लगता है देखने में, और क्या होता है कि हमारा आयरन रस्ट भी नहीं हो रहा होता है। डन। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, sacrificial production। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। मैग्नीशियम आयरन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। व्हेन इट इज कोटेड ऑन द आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन और स्टील। जब इसको क्या कोट कर दिया जाता है, तो क्या होता है, ये आयरन या स्टील से इट एक्ट द कैथोड अंडरगो द रिएक्शन इंस्टीड ऑफ आयरन एंड प्रोटेक्ट द आर्टिकल्स। और रिएक्शन के बाद क्या करता है, आयरन को प्रोटेक्ट कर देता है। तो ये हमारे प्रिवेंशन हैं। हम कोटिंग कर लेते हैं, एलॉइंग कर लेते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं, और क्या करते हैं, कैथोड एनोड के थ्रू उसको सेव रख लेते हैं। तो ये प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है लगभग लगभग एग्जाम में। आपके प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन या कोरोजन की डेफिनेशन 1 से 2 नंबर में पूछी जा चुकी है। मैक्सिमम आप चांस, हाँ मैक्सिमम आप चांसेस है कि आपके कोरोजन का एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, कभी कभी एक आध ईयर का गैप हो जाता है, बाकी ऐसे चांस नहीं है, हर बार एक आध क्वेश्चन कोरोजन से आपका पूछा गया है। ठीक है, तो आज की क्लास इसी पे एंड करते हैं। आपको अभी इसके बाद कल की क्लास में हम लोग हो सकता है मैथ साइंस दोनों पढ़े, नहीं तो अदरवाइज इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके।